हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, 30-35 दिन रह गए हैं उसमें। तो ये वीडियो मेरी उसी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये जो 30-35 दिन है आपको इन्हें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि पिछले टाइम जो आपने जो किया, अब मेन चीज वो रहती है ना कि पहले तो आपने जो कर लिया वो कर लिया, आप क्या आपने सारे कंसेप्ट क्लियर किए वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो 30-35 दिन है इनमें आप अपने कंसेप्ट तो लेके बैठोगे नहीं, ना ही आप क्लासेस लेके बैठोगे कि मुझे ये क्लासेस करनी है, इसकी क्लास करनी है। जितना आपका हो गया उतना हो गया। अब मेन चीज है कि जो आपका हो गया है, जो आपने कर लिया है, उसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। क्योंकि आप ये जो 30-35 दिन बचे ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी नई चीज की तरफ आपको जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एसबीआई क्लर्क के लिए जो ये जो 30-35 दिन रह गए, इसमें आपको किस टाइम पे प्री का मॉक देना चाहिए, कब आपको मेंस के मॉक लगाने शुरू करने चाहिए, और कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। अब देखो, ये हमारे ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं, इनमें दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। पहले वो जिनका प्री बहुत अच्छा है, का बहुत अच्छा नहीं तो मतलब इतना तो है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका प्री हो जाएगा। और दूसरे वो जिनका प्री ही अच्छा नहीं है, उनको प्री में भी वर्क करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो दूसरे हमारे पास वो एस्पिरेंट्स होता है। अब अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं इनमें पहले वाले एस्पिरेंट्स में से थी, जिन मेरा प्री अच्छा था, इवन काफी अच्छा था। मुझे काफी कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मेरा प्री जो है निकल जाएगा। तो मैंने जब एसबीआई क्लर्क दिया था तो उसमें भी मैं एकदम एक्सटेम्पोर होके गई थी। उस टाइम पे शायद मैं बीमार भी हो गई थी, तो मैंने ज्यादा मॉक नहीं दिए थे, एक दो ही मॉक मैंने दिए थे एसबीआई क्लर्क के। और इवन उस टाइम पे भी मैं इतनी श्योर थी कि हाँ मेरा हो जाएगा प्री। उस टाइम में मुझे कोई डर नहीं था कि मैं बिना मॉक दिए जा रही हूँ तो मेरा नहीं होगा या ये वो। तो मैं भी उन्हीं एस्पिरेंट्स में थी जिनका प्री अच्छा था। लेकिन मेन चीज वही है ना कि मैंने अपना फोकस, अगर मैंने प्री की तैयारी नहीं करी है उस टाइम पे, तो मैंने वो उस टाइम को, जिस टाइम मेरा एडमिट कार्ड आया या फिर जिस टाइम पे मेरा प्री क्लोज था, उस टाइम पे मैंने क्या किया। तो मेन चीज यही होती है कि हमारे पास ये जो लास्ट के दिन होते हैं, हम इनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। क्योंकि जैसे हम शुरू में जब हम 10-12 के एग्जाम्स देते थे, या फिर पिछले अपने कोई भी एग्जाम्स को आप याद करो, तो आपने पूरी साल पढ़ाई करी, लेकिन जिस टाइम पे आपको रिवीजन करना चाहिए उस टाइम पे रिवीजन नहीं किया। तो वही है ना कि सारा का सारा एकदम खत्म हो जाएगा, उसका फिर कोई सेंस नहीं रहेगा इतना सारा पढ़ने का। ठीक है, तो अब देखो, पहले बात करती हूँ मैं दूसरे वाले एस्पिरेंट्स की, जिनका प्री अच्छा नहीं है, उनको मेंस कब करना है, प्री कब करना है ना। तो पहले इन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं। तो देखो, अगर आपका प्री अच्छा नहीं है, प्री की तरफ आपको फोकस करना है, तो अब देखो, अब प्री अगर अच्छा नहीं है तो इसमें क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, या फिर अगर परसेंटाइल आपका बिगड़ रहा होगा। जैसे आपके 100 में से अगर 60 अराउंड भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मान लो आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आ रहा। बिकॉज एक दो ने मेरे को शेयर भी की थी ये चीज कि हमने अटेम्प्ट इतने किए, अटेम्प्ट के बाद चलो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बिगड़ जाती है, तो स्कोर हमारा इतना रह जाता है 70-75 कुछ, या 70-75 तो इवन ज्यादा होगा, 60 तक, अगर 60-65 इतना स्कोर रह रहा है, तब भी उनका परसेंटाइल बहुत गिर रहा है, 50-60 इतना रह रहा है। तो ये चीज थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको ना प्री की तरफ ज्यादा फोकस करना है। अब ज्यादा फोकस कैसे करना है कि आपको ना प्री की क्वांटिटी, जो मॉक्स की क्वांटिटी है, वो थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान लो आप दिन में 2-3 मॉक्स लगा रहे हो, तो आपने 3 मॉक्स लगाए, 4 मॉक्स लगाए, लेकिन रिजल्ट्स आपके वही हैं, सेम की सेम, है ना। तो अब इन चीजों को एनालाइज करो कि जैसे आप दिन में अगर एक मॉक भी लगा रहे हो, तो उस मॉक का आपको कंप्लीट एनालिसिस करना होगा। कंप्लीट एनालिसिस में, एनालिसिस करना भी ना एक बहुत एक तो होता है कि मतलब एनालिसिस का ना मतलब समझो, एक पर्सन होता है जो कि एनालिसिस का मतलब ये समझता है कि हमने मॉक दिया, मॉक के बाद जो क्वेश्चन हमसे नहीं आए थे वो हमने कर लिए, और जो क्वेश्चंस हमने गलत किए थे उन क्वेश्चंस को हमने सही करके देख लिया। दूसरा पर्सन इसी चीज को, एनालिसिस को किस चीज में लेता है, जो कि मैं लेती थी, जो मैंने समझा एनालिसिस का मतलब वो ये है कि जैसे कोई भी मैंने किया, मान लो मैं प्री का मॉक दे रही हूँ, उस प्री के मॉक में मेरे इंग्लिश में मान लो मार्क्स कम हो गए, मेरे 30 में से हो गए मान लो 10-12 मार्क्स रह गए कुछ। तो मैं एनालिसिस इस चीज का करती हूँ कि मेरे मार्क्स जो है क्यों कम हुए, मैंने कौन से क्वेश्चंस गलत पकड़े थे और कौन से क्वेश्चन मुझे पकड़ने चाहिए थे, ये चीज मैं एनालिसिस में देखती हूँ। अब जैसे 30 में से मेरे 12 क्वेश्चंस थे मान लो, और सॉरी 12 अगर मेरे मार्क्स आए हैं, स्कोर आया है, और उसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे मान लो 25, ठीक है, तो 25 में से मेरे 12 ही स्कोर रह गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को गलत उठाया था। दूसरी चीज ये है कि मेरी एक्यूरेसी बिगड़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें एनालाइज करूंगी,
पहली चीज तो ये कि मैंने यहाँ पे कौन से गलत क्वेश्चंस उठाए थे जो कि मैं अगला मॉक दूं तो मैं उन क्वेश्चंस को ना उठाऊं, ठीक है। और दूसरी चीज होती है एक्यूरेसी वाली, कि मुझे अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना था कि अगर मैंने वो जो 25 क्वेश्चंस किए हैं, मान लो मैं उन 25 की जगह मैं 20 क्वेश्चन करती लेकिन अपनी पूरी एक्यूरेसी के साथ करती, तो वो मेरे मार्क्स जो है 12 से 15 या 18 तक तो पहुंच ही सकते थे। और आपको पता है कि एक एक मार्क्स की कितनी, एक एक स्कोर की कितनी कीमत होती है ना। तो दो चीजों पे ध्यान देना है एनालिसिस के टाइम पे, एक अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना और दूसरी चीज कि आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा आपको देखना है, कौन सा आपको छोड़ना है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे ध्यान देना है। अब जब आप एनालिसिस कर लोगे तो एनालिसिस के बाद में जब आप दूसरा मॉक लगाने बैठ रहे हो तो जो भी आपने एनालाइज किया है, एनालाइज का मतलब ये कि जो भी आपने उसमें से अपनी गलतियां निकाली कि भाई मेरी पहली गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी एक्यूरेसी बिगाड़ ली। तो दूसरे मॉक में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गैस वर्क आपको कम से कम करना है। समटाइम्स गैस वर्क जरूरी भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप 50-50 हो किसी चीज को लेके, इसका आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो वहां पे गैस वर्क नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर 95% श्योर हो कि 95% मेरे को इसका आंसर ये लग रहा है, 5% ये लग रहा है, वहां पे आप गैस वर्क कर सकते हो, लेकिन हर जगह पे गैस वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो गैस वर्क तो जितना कम रखोगे उतना ही आपके लिए फायदा है, एक्यूरेसी उसमें उतनी ही स्ट्रांग रहेगी और आपके स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। 1-2 मार्क्स का भी फर्क पड़ता है उसमें, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मेंस में भी सारा का सारा निकल जाता है लेकिन सेक्शनल की वजह से रह जाता है, तो वो चीज भी मैटर करती है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि जिनका प्री कमजोर है, तो पहली चीज मैंने ये बता दी कि क्वांटिटी प्री की उनको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने पे ही फोकस ना करें, क्वांटिटी के साथ साथ उनको अपना जो है एनालिसिस करना है। एनालिसिस के साथ जब आप दूसरा मॉक दे रहे हो तो फिर उन चीज जो आपने गलतियां निकाली हैं अपनी, उन चीजों पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब अगली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी उनको जिनका प्री कमजोर है, वो अभी ना देखो मेंस तो आपको करना ही करना है। प्री निकलने के बाद मेंस के लिए तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, तो ये मेरा एक सजेशन है कि ठीक है प्री पे आपको ज्यादा फोकस देना है, ज्यादा फोकस करना है प्री के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंस को बिल्कुल छोड़ दोगे, ठीक है। क्योंकि जो SBI PO है, इसके बारे में आपको भी पता है कि 600 वैकेंसी निकाली है सिर्फ, तो काफी सारे हैं ऐसे लोग, ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि PO को नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो क्लर्क को जरूर देंगे। क्लर्क को कोई नहीं छोड़ रहा है, क्लरिकल को हर कोई दे रहा है। इवन करीब शायद 20 लाख कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आई थिंक 14,000 कुछ वैकेंसीज हैं, तो आप खुद सोचो कि कितना कंपटीशन है क्लरिकल में। PO में तो काफी लोग यही सोच के नहीं दे रहे हैं कि वैकेंसी इतनी कम है। हाँ, काफी लोग दे भी रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे, बट काफी लोगों में वैसे भी हैं जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हमारा हो जाएगा, लेकिन कई लोग जो है उस पर गिव अप कर चुके हैं कि वैकेंसी नहीं है तो छोड़ देते, नहीं दे रहे। तो क्लरिकल में बहुत मारामारी हो रही है इस चीज को लेके, तो आपको ना मेंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेंस में आपको देखो, चाहे हफ्ते में आप 2 मॉक लगाओ, ठीक है, फुल मॉक मत लगाओ। जो आपको सेक्शन वीक लगता है, आपको सेक्शन अपना, मान लो आपकी क्वांट आपको वीक लग रही है, तो एक हफ्ते में एक क्वांट का मॉक दे दिया, ठीक है, सेक्शनल, ठीक है। जैसे आप एक दिन में, जैसे आप प्री के मॉक दे रहे हो, प्री के मान लो आप 3 मॉक दे रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ एक मॉक आपने सेक्शनल क्वांट का दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे मान लो आपने 2-3 प्री के मॉक दिए, उसके साथ साथ नेक्स्ट डे रीजनिंग का सेक्शनल दे दिया मेंस का, नेक्स्ट डे इंग्लिश का सेक्शनल दे दिया। करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, करंट अफेयर्स तो आपको डेली करनी है। उसमें भी ये नहीं है कि करंट अफेयर्स में आप किसी क्विज की तरफ जा रहे हो या ये वो, क्विज वगैरह की तरफ मत जाओ, मैं उसका सजेशन नहीं देती हूँ। करंट अफेयर्स तो आप जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उनसे करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करो, अपनी PDF वगैरह को कंटिन्यू रखो, है ना। बाकी प्री के मॉक्स पे आपको ध्यान देना है, 3 से 4 मॉक्स देने हैं डेली बेसिस पे। और जब आपका, या फिर ऐसा कर सकते हो आपके अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, मिनिमम दो देने ही देने हैं, 2 नहीं तो 2, मतलब 2 से कम तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, 2 या फिर 3 दो, है ना, जितने आप दे सकते हो। और उसके साथ एक मेंस का सेक्शनल देना है। नेक्स्ट, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड आने के बाद आप मेंस छोड़ देना 7-8 दिन के लिए, क्योंकि एडमिट कार्ड वही 7-8 दिन पहले आएगा एग्जाम से, 8-10 दिन पहले, ये समझ लो, ज्यादा दिन पहले तो नहीं आता है। तो उस टाइम पे मेंस बिल्कुल छोड़ देना, सेक्शनल वगैरह बिल्कुल छोड़ देना, 3 से 4 मॉक डेली के शुरू कर देना। ये आपकी प्री की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिनका प्री कमजोर है, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कौन से क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं
वो चीज़ आपको पता चलेगी किस सेक्शन में आप वीक हो, उस सेक्शन पे आप ज़्यादा वर्क कर पाओगे। और एक स्पेशल सजेशन ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो, मान लो इंग्लिश में वीक हो, तो आप उसके प्री के अलग से भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मॉक दो। मान लो आप 2 मॉक अगर प्री के दे रहे हो तो 1 मॉक आप सेक्शनल प्री का इंग्लिश का दो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, और 1 मॉक आप सेक्शनल दो मेंस का, है ना। नेक्स्ट दूसरे वाले एस्पिरेंट्स, सॉरी मतलब या पहले वाले एस्पिरेंट्स जिनका प्री अच्छा है, काफी अच्छा है, प्री उनको लगता है कि उनका हो जाएगा, लेकिन मेंस में वो थोड़े बहुत ऐसे हैं, मतलब कि मेंस उनका नहीं हुआ या फिर एक आध बार हो गया, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो दूसरे ये वाले एस्पिरेंट्स, तो देखो आपका प्री आपका अच्छा है, तो ये चीज ना मैंने खुद भी करी थी, मेरा प्री अच्छा था, तो मैं सिर्फ मेंस के मॉक लगा दी थी, प्री के मैंने मॉक दिए ही नहीं थे। बस एग्जाम था उस टाइम पे, एग्जाम पे 1-2 दिन पहले मैंने 2-3 मॉक्स लगाए थे, बाकी मैंने सिर्फ मेंस के मॉक लगाए थे, और मेरा हो भी गया था SBI क्लरिकल। तो मैं इसमें सिर्फ यही बोलूंगी कि जिनका प्री अच्छा है वो अपनी मेंस की तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि मेंस में बहुत कंपटीशन रहने वाला है। वो कहते हैं ना कि प्री में तो छटनी हो जाती है सबकी, कि कौन कौन, मतलब ये ना प्री में तो हर कोई आ जाता है, काफी सारे लोग ऐसे ही भर देते हैं फॉर्म, तो प्री में छटनी हो जाती है, तो मेंस में काफी कंपटीशन रहता है। तो मेंस की आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, मेंस में करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करने हैं, और जिनको फुल मॉक देखने की आदत नहीं है वो फुल मॉक दो अपने मेंस के, है ना। इनमें मैं सेक्शनल थोड़ा कम सजेस्ट करूंगी जिनका प्री अच्छा है, क्योंकि आपको फुल मॉक देने का प्रैक्टिस बनेगा, और करंट अफेयर्स भी आप पढ़ोगे डेली, है ना, और फुल मॉक से आप थोड़ा एनालिसिस भी करोगे। तो फुल मॉक देने का काफी सारे रीजंस हैं। जिनका प्री अच्छा नहीं था या फिर जो फुल मॉक नहीं दे रहे थे, उनका एक अलग रीजन है, ठीक है। लेकिन आपका तो प्री पहले से अच्छा ना, तो आप थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करो, जिसमें कि जैसे बहुत देर तक बैठा नहीं जा रहा है, फुल मॉक देने में आलस आ रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। हाँ बस एक चीज जो मैं सजेस्ट करती हूँ, करंट अफेयर्स के सेक्शन में, GA के सेक्शन में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में हम थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दे देती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं भी करती हूँ ऐसा अपने साथ, कि जैसे मैंने शुरू में रीजनिंग और क्वांट कर ली, तीसरा वाला सेक्शन आ गया GA का, तो GA में थोड़ा 5-10 मिनट का मैं रेस्ट ले लेती हूँ, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। पर रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब म्यूजिक वगैरह सुनने लगी या कुछ और, थोड़ा बहुत वहीं बैठ के, मतलब ये है कि थोड़ा पढ़ाई से एकदम 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल हट गई ऐसे, उसके बाद मैं वापस से रिज्यूम कर देती हूँ। तो ये चीज बेशक मैं सजेस्ट करूंगी, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन फुल मॉक आपको 1 सिटिंग में आपको देना चाहिए, है ना। उसके बाद आप एनालिसिस करो थोड़ी देर बाद। एनालिसिस के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ एनालिसिस आपको कैसे करना है। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्वेश्चन आपने सही पिक किए हैं या नहीं, इस चीज पे ध्यान दो। मेंस के मॉक आपको डेली देना है। अब मेंस के डेली देना, तो प्री आप मेंस छोड़ना कब है और प्री कब से पकड़ना है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद उस हिसाब से देख के कि आपका प्री कितना स्ट्रांग है। अगर आप 7-8 दिन में अगर आप उसी वापस स्पीड में आ सकते हो जितनी प्री में होनी चाहिए, तो आप एडमिट कार्ड आने के बाद कर लो। और अगर आपका प्री बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो फिर आप जो है एग्जाम से 2-3 दिन पहले 1-2 मॉक्स दे लेना, मतलब 3-4 मॉक्स डेली बेसिस पे, या फिर 3 दिन पहले भी अगर आप 2-2 मॉक भी दे तो 6 मॉक्स 6-7 मॉक्स, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो, तो उससे भी आपकी प्री की स्पीड बन जाएगी। जिनका प्री काफी अच्छा है पहले से, तो वो लोग ये चीज कर सकते हैं। एक सजेशन करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, करंट अफेयर्स आप उस टाइम पे छोड़ सकते हो जिस टाइम पे प्री से बिल्कुल 2-3 दिन पहले के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका भाई वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिनका प्री अच्छा नहीं है वो करंट अफेयर्स को छोड़ देना। जब आपको प्री पे और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लाइक आपका एडमिट कार्ड आ गया, उस टाइम पे आपको सिर्फ प्री पे फोकस करना है, तो उस टाइम पे आप करंट अफेयर्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में आपको वो कवर करनी पड़ेगी। बाद में आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप आज की कर रहे हो और आज के साथ साथ पिछली वाली 1 दिन की, तो डेली 2-2 दिन की करनी है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन बाकी जो मेंस के लिए कर रहे हैं वो अपनी करंट अफेयर्स मत छोड़ना। हाँ, बस 2-3 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करती छोड़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स को वापस से करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, जो कि मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को पुरानी वाली उठानी पड़ रही है, धीरे धीरे करके कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स को वापस से करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी करंट अफेयर्स को मत छोड़ना बीच में, ठीक है। बाकी इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बन पाती है। तो आपको यही चीज आपको इंग्लिश में देखनी है कि इंग्लिश में अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है तो कौन सी जगह पे बिगड़ रही है, कि जैसे आपके पैरा जम्बल्स में लाइक आप नहीं कर पा रहे हो ठीक से, या फिर आपका जो पैसेज होते हैं कॉम्प्रहेंशन RC,
उनमें अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है, ठीक है। तो जिन चीजों में आप ये चीज एनालाइज करना कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे डगमगा रही है। तो जिनमें जहां पे भी आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं हो रही, वहां पे उन टॉपिक्स को आप करने देना लास्ट के लिए, उनको लास्ट में करना है। बाकी जिनमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जिनमें आप जिन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर पाते हो, उनको आपको सबसे पहले उठाना है, ठीक है। मैं जैसे पहले फंसती थी, तो आरसी में फंसती थी, तो आरसी को मैं प्री की बात कर रही हूँ। प्री में मैं आरसी में पहले फंसती थी, क्योंकि आरसी समटाइम्स क्या होता था, एकदम घुमाने वाला हो जाता था, और टाइम होता था सिर्फ 20 मिनट का। 20 मिनट में 10 मिनट समथिंग आरसी में चली जाती थी, बची 10 मिनट, और आरसी क्वेश्चन में 6-7, 10 मिनट बची हमारे पास, और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो बचे हुए 10 मिनट में करने हैं। ये मेरे साथ मॉक में होता था। तो मैंने ये चीज एनालाइज करी थी कि आरसी को मुझे लास्ट में उठाना है, क्योंकि अगर आरसी घुमाने वाला आ गया तो मेरे 10 मिनट उसी में बिगड़ जाएंगे। तो ये चीज आपको एनालाइज करनी है कि अगर आप आरसी कर पा रहे हो 5-6 मिनट में, तो फिर आप आरसी को उठाओ, नहीं तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर करना बचे हुए टाइम में उस 8-10 मिनट में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए ये चीज आपको एनालाइज करनी है कि आप किस चीज को जल्दी कर पा रहे हो एक्यूरेसी के साथ। तो पहले वो क्वेश्चंस उठाने हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस उठाने हैं। सेम चीज क्वांट और रीजनिंग के लिए है कि क्वांट में भी सेम चीज आप देखो कि आप पहले किस क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हो, प्लस स्पीड के साथ। तो पहले उन क्वेश्चंस को उठाना, बाकी जो डीआई होती हैं और जो होता है ना जिसमें काफी सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, अगर उन चीजों को आप थोड़ा लेट कर पा रहे हो तो उनको लास्ट के लिए छोड़ देना। रीजनिंग में भी सेम चीज है, जिस पजल्स में आप फंस रहे हो उन पजल्स को लास्ट के लिए, लाइक मैं जो है सर्टेन वाली होती है ना, अनसर्टेन वाली, उनको मैं लास्ट के लिए कर देती थी, क्योंकि उनमें मैं फंस जाती थी, इसलिए मैं उनको लास्ट में करती थी। तो आप ये चीज देखना, एनालाइज करना कि आप किस में फंस रहे हो, किस में आपको जल्दी कर पा रहे हो। जिनमें आप जल्दी कर रहे हो, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, उनको पहले, और जो नहीं कर पा रहे हो उनको बाद में। ये सजेशन मेरा सभी के लिए है। बाकी और फिलहाल तो मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, इतना ही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। यही मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको और कुछ मेरे से पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और किसी भी आपको पीडीएफ या कोई और प्रैक्टिस के लिए कुछ सोर्स चाहिए तो वो आप मेरे ग्रुप में आके आप पूछ सकते हो। आई विल टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।